नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आर्यस करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज का जो हमारा टर्म है, पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। और अब आज हम जो लेकर आए हैं इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे जीके के। तो इन 25 क्वेश्चन जीके के जो आपके सामने हम रखेंगे, इन पर एक एक क्वेश्चन पर थोड़ा हम विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और एक ज़रूरी आप लोगों के लिए ये काम रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना। सब्सक्राइब जो है कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो वीडियो की वो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। और आपको पिछले टर्म्स की भांति इसमें भी वही फॉलो करना है कि आप सभी जो है क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करें। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए या कितने क्वेश्चन गलत हुए। ज़रूर आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन। हाँ, एक बात और कि हम क्वेश्चन पे एक विस्तृत चर्चा जो है करेंगे, और इसलिए आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। चलिए चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए कितने पैरामीटर निर्धारित हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भारत में अगर देखा जाए तो जो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, पंचवर्षीय, है ना, ये पंचवर्षीय योजनाओं में तमाम ऐसे मापदंड तय किए जाते हैं कि गरीबी रेखा के जो पैरामीटर बनाए जाएं वो कितने बनाए जाएं, कौन कौन चीज़ें बनाई जाएं। तो ये जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, याद रखिएगा कौन सी, 10वीं, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी आकलन करने के लिए कुल मिला के 13 पैरामीटर बनाए गए थे। कितने पैरामीटर? 13 पैरामीटर। पैरामीटर मतलब मापदंड, मापन, है ना, कैसे मापा जाए कि हाँ ये गरीबी रेखा से नीचे हैं, है ना, इनकी माप के लिए वो 13 जो मापदंड थे उसमें से हम एक एक करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वो 13 पैरामीटर में पहला था घर का प्रकार, ध्यान दीजिएगा, घर का प्रकार। और पहनावा कैसा है ना, पहनावा भी देखा जाता था। और खाद्य सुरक्षा, खाद्य मतलब खाने की चीज़ें, खाद्य संबंधी। और इसके बाद आपका इसमें स्वच्छता भी देखा जाता है, स्वच्छता भी देखा जाता है। और उपभोक्ता टिकाऊ की जो वस्तुएं होती हैं, है ना, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं ये भी देखी जाती हैं। और साक्षरता भी देखी जाती है, साक्षरता भी देखी जाती है। और श्रम शक्ति भी देखा जाता है, श्रम शक्ति भी देखा जाता है। और इसके अलावा जो आपका जीविका का साधन है, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जीविका का जो साधन है, यानी जीविका जो चलाने के लिए आपने काम किया है उसको भी देखा जाता है। और एक और देखा जाता है, बच्चों की स्थिति, बच्चों की स्थिति देखी जाती है। और अगर आप ऋण लिए हैं या ऋण के प्रकार आपके देखे जाते हैं, कह सकते हैं ऋण संबंधी बातें भी देखी जाती हैं, है ना। और प्रवचन का कारण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपके 13 होते हैं। देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, 10 हुए। एक है आपका भूमि, हाँ एक बच्चा है आपका भूमि, पैरामीटर भूमि भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 13 बनते हैं, है ना। मैं एक बार नाम लेता हूँ, पैरामीटर भूमि, घर का प्रकार, पहनावा, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, साक्षरता, श्रम शक्ति, जीविका का साधन, बच्चों की स्थिति, ऋण का प्रकार,
और प्रयोजन का कारण जो है ये देखा जाता है। और याद रखिएगा ये तो बात ग्रामीण की थी। अगर शहरी की बात कर ली जाए, शहरी, तो शहरी में 4 होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शहरी में क्या बताओगे? 4। शहरी गरीबी रेखा के आकलन हेतु पैरामीटर की संख्या कितनी? 4 थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, याद रखना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2002 से 2007 में बनी थी। 2002 से 2007 में बनी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर बना वो क्या बना? इसका उत्तर बना बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 37। स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? स्मार्ट सिटी जो है आपकी कहाँ स्थापित की जा रही है? ये केरल के कोच्चि, जिसे आजकल कोचीन के नाम से भी जाना जाता है, ये ऑप्शन, इसमें जो है स्थापित किया जा रहा है ना। और ये जो स्मार्ट सिटी है इसमें केरल सरकार जो है, याद रखना, जो केरल सरकार है वो इसमें 16% की भागीदारी कर रही है। और दुबई की एक कंपनी है, याद रखिए, एक दुबई की कंपनी है और ये दुबई की कंपनी 84% भागीदारी कर रही है। अब सोच लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये आपका जो है उत्तर क्या बना? ए ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे है हमारा 38 क्वेश्चन। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? चलिए जल्दी बताइए। इसमें आप लोग बता भी सकते हैं। प्रथम जो मुगल बादशाह था वो कौन था? बाबर था। प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। और बाबर से संबंधित जो है क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर पूछ लिया जाए कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो क्या क्या उसमें हुआ, किसके बीच लड़ा गया, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो याद रखिएगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था तो उसमें बाबर जो है वो विजयी हो गया था और इब्राहिम लोदी जो है वो पराजित हो गया था। जो इब्राहिम लोदी पराजित हो गया तो बाबर जब विजयी हो गया तो उसने उसी मुगल वंश की नींव डाली थी, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? चलिए जल्दी बताइएगा। और याद रखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है जिस युद्ध से संबंधित, आप समझ गए होंगे, तराइन के युद्ध से संबंधित। तराइन के जितने भी युद्ध हुए, प्रथम द्वितीय तृतीय, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बहुत पूछा जाता है कि किनके बीच लड़ा गया, कौन जीता या कब लड़ा गया, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना भैया। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें उत्तर आपका कौन सा रहेगा? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी, देखिए जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, ये प्रथम युद्ध है और ये तराइन का द्वितीय युद्ध है। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें आपका ये 1191 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी हारा था। इसमें मोहम्मद गोरी हारा था, याद रखिएगा। इसमें मोहम्मद गोरी आपका हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो जीत गए थे। लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ ये 1192 में हुआ। इसमें अब आपका जो है पृथ्वीराज चौहान हारेंगे और मोहम्मद गोरी जीतेंगे। तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय तराइन के युद्ध में हराया था। यानी अगर मैं कहूँ इसमें मोहम्मद गोरी जीतेंगे और पृथ्वीराज चौहान क्या करेंगे? हार जाते हैं।
तो इस प्रकार से ये आपका जो पूछा है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया, तो चौहान को किस युद्ध में हराया, वो आपका 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध रहेगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 40। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा है ना। ये तो आप बता ही सकते हैं, श्रवणबेलगोला। ठीक है, देखिए जो जैन लेख के अनुसार एक संक्षिप्त विवरण मिलता है, वो ये मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया, और जैन साधु एक थे भद्रबाहु, उन्हीं के साथ ये श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर के नाम से प्रसिद्ध था, उसमें चले गए और यहीं इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, और एक बात और भी याद रखिएगा, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट तो 3-4 चीज़ें हैं कि जो ये श्रवणबेलगोला है ये तो है ही, चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही ज़्यादा अपने समय में कार्यों का वर्णन किया है, बहुत ही मतलब लड़ाइयों को जीता है, और इनके वंशज के बारे में बहुत पूछा जाता है, इनके वंश में कौन कौन थे, है ना। तो इन सबको आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल 40 का उत्तर क्या रहेगा, डी रहेगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। बताएं कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पर जो अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव, यानी आपका ऑप्शन रहेगा डी। इन्होंने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था, और यहाँ पर अर्जुन देव को जो मृत्युदंड दिया गया था, फांसी की सज़ा दिए थे, वो कौन दिए थे, जहांगीर दिए थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इनको जो जहांगीर थे वो मृत्युदंड दिए थे, तो अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, और ये क्यों दिया था, खुसरो के समर्थन देने के कारण, है ना। फिलहाल और आगे चलते हैं। हाँ, एक बात और कि अर्जुन देव ने रचना की थी एक चीज़ की, आदि ग्रंथ की, याद रखिएगा। आदि ग्रंथ की रचना की थी किसने, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, अर्जुन देव ने। तो फिलहाल सच्चा बादशाह कौन रहेगा, डी ऑप्शन। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, लिखा है विश्व भर में किस दिन गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में किस दिन गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। देखिए ये तो एक आपका जो है पॉइंट होता है कि दिवस वाला एक आध क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, इसलिए दिवस के जितने भी मैटर हों उन सभी को आप जो है रिवीजन के तौर पर अपने आप को कंठस्थ करते रहें, है ना। तो इसमें आपका कौन सा रहेगा, ये रहेगा आपका 17 अक्टूबर। गरीबी उन्मूलन दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, कब, 17 अक्टूबर को। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि गरीब जैसे जो उन्मूलन दिवस होते हैं इन सब की थीम क्या होती है। तो फिलहाल 2019 की जो थीम थी, याद रखना 2019 की थीम थी, वो थीम क्या थी मैं बोल देता हूँ, आप इसे सुन लीजिए क्योंकि बड़ी थीम थी। इस थीम का नाम था एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रेन, दियर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ टू एंड पॉवर्टी, है ना, बहुत लंबा है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 43। रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्थान DRDO, है ना, द्वारा तैयार K4 परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता क्या है। देखिए DRDO जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं रक्षा एवं अनुसंधान विकास संस्थान, ये जो है आपका जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में बनाया गया है, और जो यहाँ K4 की बात हो रही है इसकी मारक क्षमता थी 3500 किलोमीटर, और यह जो है मिसाइल 2000 किलोग्राम का जो है युद्ध संबंधी सामान ले जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें रहेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, इसमें आप बताएंगे कि इसका उत्तर क्या हो। चलिए जल्दी बताइए।
यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधीन आता है, वो क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान है ना? चलिए जल्दी बताइए। इसमें आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी, मूल अधिकारों का संरक्षण। देखिए, जो अपने मूल अधिकार होते हैं इनके संरक्षण के लिए हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। दोनों का ये जो है अधिकारिता के अधीन आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 44 हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ये किस भाग में वर्णित है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये संविधान की प्रस्तावना में है ना? संविधान की प्रस्तावना में इसकी हमें भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक यहाँ प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से हम भारतीय संविधान का सार और उद्देश्य, लक्ष्य, ये सब हम स्पष्ट कर सकते हैं, है ना? तो इसमें ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। इसमें लिखा है, ब्रिटेन में स्थित किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम पत्ती विकसित की है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके सिन गैस का उत्पादन कर सकती है? चलिए आप बताएं ये कौन सा है? देखिए, ये जो पत्ती है ये कार्बन न्यूट्रल डिवाइस है। ये जो कृत्रिम पत्ती की बात हो रही है ये कार्बन न्यूट्रल जो है डिवाइस है ना? जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए आसान तरीके से सिन गैस बना लेती है ना? और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यह जो कृत्रिम पत्ती है मेघाच्छादित और वर्षा ऋतु में भी कुशलता से कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये जो भैया विश्वविद्यालय की बात कह रहा है ये कैम्ब्रिज रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ के शोधकर्ताओं ने ये बात कही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2019 का गोल्डन शू खिताब दिया गया? और इसका जो उत्तर रहेगा तो क्या रहेगा? बहुत आसान है, जल्दी बताएं। देखिए, अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो क्वेश्चन नंबर 47 में आपका जो रहेगा वो उसका ऑप्शन रहेगा ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये अर्जेंटीना के हैं, है ना? फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इनको 6वीं बार मिला है, याद रखिएगा, 6वीं बार जो है गोल्डन शू का खिताब मिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, विश्व का सबसे जहरीला कवक हाल ही में किस देश के सुदूर उत्तर में पहली बार देखा गया? चलिए इसका बताइए उत्तर क्या आएगा। देखिए, जो विश्व का सबसे जहरीला कवक है इसको खाने से ब्रेन डैमेज, ऑर्गन ये सब फेल हो जाते हैं और इस प्रकार से, और ये कवक जो है लाल रंग का जहर उगलता है, इसका रंग लाल माना जाता है। और इस प्रकार से यह जो कवक है यह है पेड़ों की जड़ों में, मिट्टी के जो है तलहटी में भी पाया जाता है। फिलहाल ये जो देश में देखा गया वो है आपका ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट आरंभ हुआ? तो ये आपका जो है मुंबई में आरंभ हुआ। कहाँ पर? मुंबई में। चलिए, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया? इसमें आपका रहेगा भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, है ना? अमित
पंघाल, इन्होंने जो है बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, देखिएगा। राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद जो है वो आपका कौन सा रहेगा। तो ये अनुच्छेद 71 के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो है विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है, इसे आप सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं, संदर्भित किया जाता है। और इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। 52 है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग कौन होता है। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये तो तीनों अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर जो है संसद के तीनों अभिन्न अंग बनते हैं। चलिए, क्वेश्चन 53 है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। देखिए, सुदूर जो दक्षिणी छोर है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो ग्रेटर निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट है वो है ना। तो फिलहाल ये आपके सामने चारों ऑप्शन आ गए। तो बताइए, इंदिरा पॉइंट है, और जबकि मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी, जिसे आपके कैमोरिन है इसे कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो पूछा जा गया है वो ये पूछा गया है कि भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर कौन है। तो इसमें आपका रहेगा कौन सा, इसमें आपका जो 53 है इसमें आपका ऑप्शन बन रहा है सी, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और आगे है इसमें आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए, मैंने टिक कर दिया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है। 54 सामने आपके है, लिखा है कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है। तो ये आपका रहेगा, तो ऑप्शन है गोवा कोचीन, गोवा दमन और गोवा मुंबई, गोवा दीव। इस प्रकार से चार ऑप्शन आप देखिए, तो यहाँ पर कौन सही होगा। इसे दमन से गोवा तक, दमन से गोवा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा, गोवा और दमन। आगे है 55, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती। तो इसमें देखिए, बुंदेलखंड जो है वो राजस्थान में नहीं है, बुंदेलखंड राजस्थान में है ही नहीं। तो इसका कुछ भाग उत्तर प्रदेश में और कुछ भाग मध्य प्रदेश में है। वर्तमान में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से बनाया गया था, ये तो सही है। सौराष्ट्र गुजरात सही है। तो इस प्रकार से आपका ये डी ऑप्शन में हो जाएगा, बुंदेलखंड राजस्थान में नहीं है। अगला है 56 क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा है दाब की एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई क्या है दाब की, यानी प्रेशर की। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जो है आसान भी है, पास्कल है ना। पास्कल का जो है, पास्कल मात्रक है दाब का। एक पास्कल बराबर जो होता है वो होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे है 56 के बाद 57, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणामी शून्य होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन रहेगा। देखिए, दो वेक्टर जिनका मान असमान है तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता कभी भी, तो शून्य हो ही नहीं सकता। तो इसका उनका परिणामी शून्य नहीं होगा। तो इसमें आपका जो देखो, वेक्टर मतलब होता है सदिश, है ना, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है सी ऑप्शन रहेगा। तो जो सदिश राशियाँ होती हैं उन्हीं को वेक्टर कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका ऑप्शन नंबर सी हुआ। 58 देखिए है, नीचे दिए गए आईयूपीएससी नामों में से जो एक अलग है उसका चयन कीजिए। ठीक है, चलिए बताइएगा।
कौन सही रहेगा? ये आपका क्वेश्चन में जो सी ऑप्शन है वो अन्य से डिसिमिलर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जो सी ऑप्शन है ब्यूटेनॉल जिसे आप कह रहे हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है C4H9OH। इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल, है ना। C4H9OH है और फिलहाल यहाँ पर 58 का सी ऑप्शन सही रहेगा। देखिए ये जो है अन्य जो ऑप्शन है वो जो है मैच नहीं करते। फिलहाल सी ऑप्शन आपका ये सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के पास। 59 क्वेश्चन में आपको दो सूचियाँ मिली हैं, सूची 1 सूची 2। और इसमें देखिए एक सूची में नींबू, समुद्री शैवाल, अंगूर, सिरका लिखा है। दूसरी में एल्जेनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल लिखा है। और यहाँ पर आपको मैच कराना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखो जो नींबू होता है मैं आपको बता दूं उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आपका जो अगर निशान लगेगा तो C का 4 लगेगा। और समुद्री शैवाल में एल्जेनिक अम्ल पाया जाता है यानी ये होगा। और अंगूर जो होता है उसमें टार्टरिक पाया जाता है यानी ये होगा। तो आपका सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है यानी जो आपका मिलान बना वो 4 है ना, 4 1 3 2, 4 1 3 2 यानी बी ऑप्शन आपका बैठ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है? नाबार्ड देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है, देखो मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नाबार्ड, नाबार्ड, ठीक है। एन से बनता है नेशनल, है ना, नेशनल। अब ए से एंड, बी से बैंक, फॉर एग्रीकल्चर, आर से एंड रूरल, और आगे डी से डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो है इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो कौन सा सही रहेगा? इसमें आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपका रहेगा डी ऑप्शन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का है। आज मैंने 25 क्वेश्चन आपके लिए लिया था, तो लास्ट क्वेश्चन है 61 आज का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, देखो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है CSO जिसे कहते हैं, याद रखिएगा CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी जिसे आप कह सकते हैं सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स और ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका फुल फॉर्म बन सकता है। तो ये आपका जो है रहेगा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, यानी ये आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा एक बात और आपको कि 1956 में, है ना, 1956 में पहला श्वेत पत्र इसी के द्वारा जारी किया गया था। पहला श्वेत पत्र इसी के द्वारा जो है जारी किया गया था CSO के द्वारा। ठीक है, तो ठीक है, आपके लिए आज मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया था। आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही हम मैथ का जो है बेसिक से पार्ट शुरू करेंगे, और मैथ का जो बेसिक पार्ट है इसको हम बहुत ही बढ़िया से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद रहेगा कि आप सबको बहुत अच्छे समझ में आएगा और आप खूब अपनी जानकारियों में भंडार करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।